हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। पता भी होगा आपको, शायद आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा। मैटर हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। क्लियर? अब मैटर जो होता है उसकी तीन मेन स्टेट्स होती हैं। एक होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसमें से एक जो है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज़ सॉलिड, जिस पे बेस है आपका पूरा का पूरा चैप्टर सॉलिड स्टेट। क्लियर? सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में हमारे पास क्या होता है? सॉलिड की रेगुलर ऑर्डर ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल या आइंस। कोई भी सब्सटेंस किसका बना रहता है? कांस्टेंट पार्टिकल्स का बना रहता है। तो सॉलिड सब्सटेंस में क्या होगा? इन कांस्टेंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर ऑर्डर होगा। क्लियर? और ये पार्टिकल्स जो होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स, उस सॉलिड के अंदर स्ट्रांगली पैक्ड होंगे। वी कैन से दैट कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से ये एक फिक्स्ड पोजीशन में रहेंगे। और साथ ही साथ ये पार्टिकल मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जैसे ये आपका एक कांस्टेंट पार्टिकल है, दूसरा बिल्कुल इसके पास होगा, ये इसके क्लोजली पैक्ड होंगे, ये इस तरीके से। तो ये क्या नहीं कर पाएंगे? मूव नहीं कर पाएंगे। ये फिक्स्ड रहेंगे एक पोजीशन पे और मूव नहीं कर पाएंगे, बट दे कैन वाइब्रेट। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते लेकिन अपनी जगह पे ये थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं। और इसी की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, सॉलिड जो होते हैं उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और एक डेफिनेट शेप होती है। एंड सॉलिड के केस में क्या रहता है कि ये काफ़ी रिजर्व होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये इनको बाइंड करके रखती है और ये अपनी शेप को भी मेंटेन करते हैं। इवन कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सॉलिड पे अप्लाई की जाएगी तो इनकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगी। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है जर्नल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अगर मैं जर्नल करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो कोई भी जो सब्सटेंस है हमारे पास, वो कब सॉलिड बिहेव करेगा, वो दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है। एज द नेम इंडिकेट, इंटर मीन्स दो और मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स होगी, जो उनको एक दूसरे के साथ टाइटली बाइंड करके रखेगी, उसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? दूसरा फैक्टर आएगा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होगी? ऐसी एनर्जी जो इन कांस्टेंट पार्टिकल्स के पास होगी। और ये इनको कैसे लगती है एनर्जी? ड्यू टू द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे थर्मल एनर्जी क्या करती है? इन कांस्टेंट पार्टिकल को दूर करने का काम करती है। ठीक है, अब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड एक्ट करेगा या लिक्विड या गैसेस, वो डिपेंड करेगा कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसी है और उस पर थर्मल एनर्जी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, कोई भी सब्सटेंस कब सॉलिड एक्ट करेगा? बहुत ही लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर जब होगा तो सब्सटेंस सॉलिड एक्ट करेगा। ऐसा क्यों? लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि थर्मल एनर्जी बहुत कम होगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। अगर टेम्परेचर कम प्रोवाइड करेंगे तो थर्मल एनर्जी भी कम होगी। अगर थर्मल एनर्जी कम होगी तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, इनको क्या थर्मल एनर्जी क्या करती थी? इनको दूर लेने का काम करती थी। लेकिन अगर टेम्परेचर लो है, थर्मल एनर्जी कम लगेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूर कम जा पाएंगे, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस एज अ सॉलिड बिहेव करेगा। ठीक है, ये था हमारा कि कोई भी सब्सटेंस कैसे सॉलिड एक्ट करता है और वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करेंगे। करेक्टरिस्टिक की बात करूँ अगर मैं, फर्स्ट है कि सॉलिड का डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, शेप होता है। ठीक है,
क्योंकि हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, इंटरमालिक्यूलर फोर्स होती है, और इन्हीं की वजह से ये इनका मास, वॉल्यूम, शेप जो है वो फिक्स रहता है, कहीं ये मूव नहीं करते हैं, इसीलिए मास, वॉल्यूम और शेप फिक्स रहता है। ठीक है, ये मैंने सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इंटरमालिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड में शॉर्ट होता है, इसीलिए इंटरमालिक्यूलर फोर्स जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, दैट्स वाई जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी कि एटम्स, मालिक्यूल या आइंस जो सॉलिड के रहते हैं, उनकी एक फिक्स पोजीशन है, क्योंकि इंटरमालिक्यूलर फोर्स उनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो है मूव नहीं कर सकते हैं, बट दे कैन ऑसिलेट यानी वाइब्रेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, रिजिड होते हैं। अब कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में इतनी ज़्यादा इंटरमालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनको कोई हिला नहीं सकता, उनको कोई मूव नहीं करवा सकता, दैट्स वाई दे आर इनकम्प्रेसिबल, उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हम, और वो रिजिड भी रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो सॉलिड की डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस ज़्यादा होती है। रीज़न बिहाइंड, अगर डेंसिटी की बात करूँगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला रहता है मास अपान वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है, जो कांस्टेंट पार्टिकल का नंबर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड में, इसीलिए सॉलिड की जो डेंसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात करी जाए अगर, तो यहाँ पे सॉलिड्स को मेन दो टाइप में क्लासीफाई किया है, एक आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज अमार्फस सॉलिड। अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जब मैं कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करूं तो वो उसका मतलब है एटम्स, मालिक्यूल या आयन, जिसका भी वो सब्सटेंस बना होगा वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री पैटर्न में प्रेजेंट होंगे उसमें, और जिसकी वजह से वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस या नेटवर्क बना लेते हैं, उन्हीं को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है कांस्टेंट पार्टिकल्स की, वो 3 डायमेंशन में आपको देखने को मिलती है और एक क्रिस्टल का नेटवर्क बन जाता है। इसी की वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्लियर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, एक पीरियड्स के बाद उनका जो अरेंजमेंट है वो रिपीट होता है, दैट्स वाई दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के रहते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन, सल्फर एंड कुछ कंपाउंड्स इसमें एग्जांपल आ जाती हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट एट्सेट्रा, ये सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल आ जाती हैं। नंबर सेकंड आता है अमार्फस सॉलिड्स। अब अमार्फस सॉलिड्स जो होते हैं हमारे पास ऐसी सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है जिनका, यानी कि जैसे मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में बताया था कि एक रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड्स के बाद सेम उनका जो रिपीट ऑर्डर जो है वो रिपीट होता है, लेकिन अमार्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, दैट्स वाई अमार्फस सॉलिड को बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपना जो ऑर्डर है उसको रिपीट नहीं करते हैं। क्लियर। अब जो हमारे पास अमार्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें एग्जांपल है ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर यूज़ की है, जैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख सकते हो, यहाँ पे एक ये रेगुलर पैटर्न शो कर रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर बन रहा है, और अमार्फस सॉलिड की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, और ना ही इनका कोई 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, ये इनका डिफरेंस था। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास
difference between crystalline and amorphous solid. This is very important questions from board examination point of view. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन और अमार्फस सॉलिड के डिफरेंस की ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वो है आपकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो एक तो एक पीरियड्स के बाद रिपीट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के उनको हम लोग बोलते हैं, और वो एक 3D पैटर्न में होता है. लेकिन वहीं अमार्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स हो गए, मालिक्यूल्स हो गए या आयंस हो गए, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक रेगुलर ऑर्डर में नहीं होता है. वो एक पर्टिकुलर पीरियड्स के बाद चेंज हो जाता है. दैट्स वाई हम बोलते हैं कि उनका कैसा ऑर्डर है, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है शेप. अगर मैं शेप की बात करूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो एक रेगुलर है, पीरियोडिकल है कि एक पीरियड के बाद रिपीट होता है, और 3D है. 3D होने की वजह से वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं. लेकिन अमार्फस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी शेप भी इरेगुलर रहती है. क्लियर. अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट की. मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प एंड वेल डिफाइंड रहता है. वो क्यों? देखो क्या होता है. अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करूं तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में हैं. जैसे मैंने आपको एक फिगर दिखाई थी, ठीक है. अब उनका जो एक रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स है, दो एटम के बीच की जो फोर्स है वो भी क्या है, वो भी सेम है. ठीक है. जितनी इन दो के बीच में उतनी इन दो के बीच में. और जब यहाँ पे इनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक एक साथ होंगे. दैट्स वाई ये शो करेंगे शार्प एंड वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन अगर मैं अमॉर्फस सॉलिड की बात करूँ तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे छोटा है, बड़ा है, आगे है, पीछे है, तो इसके बीच में, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो भी अलग अलग टाइप के होंगे. तो यहाँ पे जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो इनका जो बॉन्ड होगा वो अलग अलग टाइम पे ब्रेक होगा, जिसकी वजह से ये कोई शार्प या फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं शो करेंगे. ये थोड़ा थोड़ा करके लो मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे. क्लियर. अगर मैं एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी की बात करूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, पहले ये पता होना चाहिए आपको एनिसोट्रॉपी क्या होती है और आइसोट्रॉपी क्या होती है. एनिसोट्रॉपी का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस अगर किसी भी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में अगर उसको घुमाया जाए और वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है, उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर. लेकिन अगर वो अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर. तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं. इट मीन्स कि उनकी अलग डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेरी करती हैं. बट अमॉर्फस सॉलिड जो रहते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ हर एक डायरेक्शन में सेम रहती है. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, हीट ऑफ फ्यूज़न. हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की जाती है किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हीट प्रोवाइड की जाएगी तो क्या होगा कि उसके बीच में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में हैं. सारे के सारे एटम्स जो हैं वो सेम टाइप के उनके अंदर बॉन्ड हैं. जब उनमें हीट प्रोवाइड की जाएगी उनको, और उसके बाद क्या होगा कि उनको हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होने की कोशिश करेगा. तो उन सारे के सारे एटम्स को काफ़ी अमाउंट, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी सो दैट कि वो
उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो, उनका जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फोर्स था, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो था, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उसको वीक होने के लिए उसको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसमें रेगुलर अरेंजमेंट थी। ठीक है, जब उसको क्या होना होगा, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना होगा, तो उसको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूज़न। लेकिन अगर मैं अमार्फस सॉलिड की बात करूँ तो वहाँ पे तो रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं है, कुछ एटम छोटे बड़े वीक स्ट्रॉन्ग इस तरीके से फोर्स है, जिसकी वजह से उसको कुछ ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है लिक्विड में चेंज होने के लिए, क्योंकि जो हमारे पास अमार्फस सॉलिड्स होते हैं वो ऑलरेडी कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसकी वजह से उनको सीडो सॉलिड भी बोला जाता है। PSEUDO, सीडो सॉलिड भी इनको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास क्लीवेज। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम उसको कट करेंगे तो वो कैसे कट होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे तो क्लीवेज इनकी अलोंग द प्लेन होगी, यानी कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं और एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। रेगुलर अरेंजमेंट में होने से क्या होगा कि जब आप उसको क्लीव करने की कोशिश करोगे तो जो वीक वाले बॉन्ड होंगे वो पहले कट हो जाएंगे। इट मीन्स कि वो अलोंग द प्लेन कट होंगे। लेकिन अमार्फस सॉलिड में तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट है ही नहीं है। कुछ उसके जो वीक बॉन्ड होंगे वो प्लेन में आ रहे होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्लेन में आ रहे होंगे, जिसकी वजह से ये इरेगुलरली ब्रेक होता है। कौन? अमार्फस सॉलिड। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करूँ अगर मैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने पढ़ा कि इसकी एग्जांपल रहती है NaCl हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सारी इसकी एग्जांपल्स रहती हैं। एंड अमार्फस सॉलिड में ग्लास, रबर, प्लास्टर, ये अमार्फस सॉलिड की एग्जांपल रहती हैं। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट सॉलिड होते हैं, उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बट अमार्फस सॉलिड्स, दीज आर नॉट ट्रू सॉलिड्स। ये कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया आपको, इनको समटाइम सीडो सॉलिड भी बोलते हैं, यानी कि फॉल्स सॉलिड भी इनको कई बार बोला जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।